ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के सेशन में आज से हम यूपीएससी और एचएएस के लिए जो बैच शुरू करने जा रहे हैं, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू ही सॉल्व करेंगे और इसमें वो स्टूडेंट होंगे जिनका लेवल पहले से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर चले गया है। कहने का मतलब ये है कि जिनका अभी तक बेसिक क्लियर नहीं हुआ है, उनको हो सकता है थोड़ी सी कठिनाई इसमें हो, जिनके पहले से बेसिक क्लियर नहीं है। तो उनके लिए सब इंस्पेक्टर का बैच भी चला हुआ है। दिक्कत ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो चुकी है, बस वो एक फेज है कि अब एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, वो वहां पर पहुंच चुके हैं। कुछ में ऐसा ही है, अब एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता है क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं है। जब तक बेसिक क्लियर नहीं है तब तक प्रोबेबिलिटी कम ही बनती है कि एग्जाम क्लियर हो। इसलिए आपको बहुत कुछ पहले पढ़ना पड़ता है। काफी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत कुछ अभी तक पढ़ लिया है, तो ये उन्हीं के लिए है। इसमें हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे और वो प्रीवियस ईयर 5 साल के होंगे, प्रीवियस 5 साल के होंगे। जैसा कि अभी मुझे क्लासेस में 17 से 18 दिखाई दे रहे हैं। तो अगर ये कल संख्या कल के बाद 10 से 12 हो जाती है, तब भी मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि 10 से 12 कैसे होगा, है ना। और कुछ कह रहे थे कि हम रिकॉर्डेड क्लासेस देखेंगे। नो डाउट आप देख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप लाइव क्लासेस में ही जुड़ें। जो मैंने आपको कहा था कि आप लाइव क्लासेस में ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। आवाज़ प्रॉपरली आ रही है और सभी उठ चुके हैं। उठने का मतलब ये है कि आपकी नींद जानी चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बिस्तर से पहले उठना पड़ेगा। बिस्तर से जब उठेंगे, आंखों पर ठंडा पानी डालिए ताकि आपकी नींद जो है वो चली जाए। नहीं तो क्या होगा, थोड़ा सा या तो ऐसा लगेगा कि नींद आ रही है, सो जाते हैं सो जाते हैं। एक आपका दिल क्या कहता है कि एक तरफ कि सो ही जाते हैं, दूसरा ये भी कहता है कि नहीं नहीं कुछ कर लेते हैं, आज का ही दिन तो है, कल का दिन भी ऐसे ही, परसों का चौथे ऐसे ही बीत जाएंगे सारे दिन। तो एनर्जी के साथ, ठीक है। पहली बात, सारे के सारे एनर्जी के साथ कितने लोग हैं, हाथ खड़े करो जरा। एकदम से हाथ खड़े करने हैं, वही तो। ये लाइब्रेरी भी पहुंच चुके हैं, 14 हैं, 3 अभी भी हैं। चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। करें शुरू फिर। तो एज इट मैंने कहा था कि वो ये 27 से आपका ये बैच शुरू हो रहा है। क्या होगा, डेली क्लासेस, इस पे नहीं जाएंगे हम, ये बाकियों के लिए है। अब थोड़ा सा आप लोगों ने जो कहा था कि हम आज से ज्योग्राफी का सेक्शन शुरू करेंगे, तो वैसे ही हम ज्योग्राफी का सेक्शन शुरू कर रहे हैं। इसीलिए हमें थोड़ा सा एक ट्रेंड देखना पड़ेगा कि ज्योग्राफी में अभी तक क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं। कौन से सेक्शन में से पूछे गए हैं वो बाद में देखेंगे, लेकिन ज्योग्राफी सेक्शन से पूछे गए हैं। कौन सी सेक्शन का मेरा मतलब ये है कि क्लाइमेटोलॉजी होगी, जोमॉर्फोलॉजी होगी, ओशनोग्राफी होगी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हो गया, ये उसके अलग अलग सेक्शंस हो गए। लेकिन अगर हम ज्योग्राफी का ट्रेंड देखें यूपीएससी में, जिन जिनने यूपीएससी भरा हुआ है और जो अभी एचएस का फिल करेंगे, दोनों के लिए कंपलसरी है। दिमाग में ये चीज बिठा लेना कि जो एचएस का पेपर दे रहा है उसके लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन करना कंपलसरी है। ये दिमाग में पहले बैठा लो। ये मत सोचना कि ये तो यूपीएससी का चल पड़ा, हम तो एचएस वाले हैं, हमारे लिए रेलेवेंट नहीं रहेगा। तो ये चीज पहले ही दिमाग से हटा देना, ठीक है। तो लास्ट 5 ईयर में यूपीएससी का अगर हम ट्रेंड देखते हैं, पहले 4 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, 5 है, 10 है और 11 है। तो 2023 में जो यूपीएससी का दे रहे हैं, तो एक्सपेक्टेशन यही है कि लगभग आपके क्वेश्चंस की जो संख्या है वो 10 के बराबर हो। बाकी की जो संख्या थी यहाँ पे आपको उतनी ही दिख रही है, 2022 का ये है 11.5%, यानी कि लगभग 12 क्वेश्चंस आए हुए थे। अब ये 12 क्वेश्चंस भी कहां से आए हुए थे। यूपीएससी की अगर बात की जाए, यूपीएससी और एचएएस में देखिए डिफरेंस क्या है। यहाँ पर यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे ज्योग्राफी से, वो ज्यादा करंट अफेयर से पूछे गए थे, यानी कि जो करंट पे थे उनके फिर यहाँ पर क्वेश्चन बना दी। फिर वो चाहे पहली स्टेटमेंट आपको ये दे दी
ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दे दी, दूसरी आपको हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दे दी गई, तीसरी आपको पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दे दी गई। मैं आगे बताऊंगा आपको कहां पर ऐसा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं करंट अफेयर में भी आया था। ज्यादातर, ये नहीं कह रहा हूं मैं सारे, ज्यादातर करंट अफेयर से पूछा गया था। लेकिन अगर एचएस में देखा जाए तो एचएस में ऐसा नहीं था। एचएस में ऐसा नहीं था, जो बुक्स में है, एनसीईआरटी में है, ज्यादातर वहां से पूछा गया था। 2018 की बात करूंगा मैं पहले, 2018 से ही शुरू करेंगे हम। देन वी हैव नंबर ऑफ क्वेश्चन इन एचएस। एचएस में कितने क्वेश्चन थे? तो 2021 में तो भैया सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे, 17 क्वेश्चन। ज्योग्राफी सेक्शन से ही 17 क्वेश्चन आए हुए थे सबसे ज्यादा। बाकी ये तो ठीक है, 7 है, 14 है, 8 है, 17 है, 12 है। तो 10 से आसपास तो हम यहां पर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 के आसपास यहां पर क्वेश्चंस आएंगे। अगर 10 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं तो इसका मतलब है आपके 20 नंबर यहीं से बन रहे हैं, 20 मार्क्स। और ये 20 नंबर कहां से बन रहे हैं? यहां पर अगर देखें, 2018 से हम शुरू करेंगे, आप देखिएगा कि पैटर्न कैसे चेंज होता है आगे तक। पहले सिंपल से क्वेश्चन है, फिर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड 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 हो जाते हैं। यहां पर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड पहुंच जाते हैं 21-22 में, ज्यादातर 22 में, 21 में भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखें तो 10 क्वेश्चन आप मान के चलिए, और 10 में से आपकी जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि आपके क्वेश्चन कितने ठीक होने चाहिए, तो वो 7 से 8 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। हो जाते हैं 7 से 8 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। अब क्या होगा, जब पैटर्न चेंज हो रहा है एचएस में, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा नेग्लेक्ट करना है। वही मेथड आपको आना चाहिए, ये वाला नेग्लेक्ट कर रहे हैं, बाकी का आंसर आ जाएगा। देखेंगे यूपीएससी में भी सेम ही पैटर्न अपनाया गया है। तो शुरुआत करते हैं 2018 के क्वेश्चन पेपर से। 2018 में यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये यूपीएससी का है, एचएस का नहीं है। जो जो साथ साथ में इसके साथ लेगा तो मैं आपको बता दूंगा वहां पर कि ये एचएस में पूछा गया है और किस तरीके से वो पूछा गया है। ठीक है, और कौन से सेक्शन से रिलेटेड है। अब ये देखिए 2018 में प्रीलिम 2018 यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक, इनमें से कौन सी आर्टिफिशियल लेक है। अब यहां पर क्या करना था, आपको एलिमिनेशन मेथड अपनाना है। एलिमिनेशन मेथड से आप क्या क्या चीज यहां पर कर सकते हैं। ये कह रहा है कि कौन सी एक कृत्रिम झील है, तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि इसमें से आपको क्या लगता है ऐसा कि कोई प्राकृतिक झील है। अब हिमाचल प्रदेश में आपको पता है, हिमाचल वासियों के लिए एक तो ये वाला कि रेणुका जो है वो नेचुरल लेक रेणुका हिमाचल प्रदेश में जो है वो एक नेचुरल लेक है, तो ये तो कट गया। यानी कि आपके पास 3 ऑप्शन रह गए। अब जहां पर आपके पास 25%, 25%, 25%, 25% था, अब वो घट करके 33-33 हो गया। आपकी संभावना थोड़ी ज्यादा हो गई। देन वी हैव नैनीताल इन उत्तराखंड। यहां पर क्या लॉजिक लग सकता है, नैनीताल जो ताल है, ज्यादातर ये जो है वो कैसी है, नेचुरल लेक्स है। नैनीताल, कोई आप और भी बता दीजिए जो ताल से रिलेटेड है ना। तो नैनीताल एक टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण बनी हुई है, जब हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ था। तो आप, ये कैसी है, ये भी एक नेचुरल लेक है। अब इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बच गया आपके पास 2 ऑप्शन। इनको नेग्लेक्ट करना या एलिमिनेट करना इन दोनों को बहुत टफ था, इन दोनों में कि कोडाई कोनाल है या फिर आपका कोलारू लेक इन आंध्र प्रदेश है। लेकिन यहां पर आप अब तुक्का अपना सकते हैं। 2 तो आपके पास आ ही गए हैं, 2 आपके पास आ ही गए हैं। हाँ, सूरज ताल हो गए हैं, चंद्र ताल हो गए हैं, वेरी गुड। तो इनसे भी आप रिलेट कीजिए, सूरज ताल आपके दिमाग में आ गया, चंद्र ताल आपके ना ये आ गया। तो वो भी कैसी हैं, वो आर्टिफिशियल लेक्स नहीं है, वो है नेचुरल लेक्स हैं, वो जो ताल से रिलेटेड है। इन दोनों में थोड़ा सा मुश्किल था तो आपका आंसर है कोडाई कोनाल, तमिलनाडु।
ये भी रिसेंटली न्यूज में था, उस वक्त इसका रेनोवेशन कुछ किया गया था 2018 में, और ये उस वक्त न्यूज में था, और फिर जाकर के ये आपका यूपीएससी 2018 में पूछा गया था। तो ये लेक से रिलेटेड है। अब जो जो क्वेश्चन आते जाएंगे उसमें से थोड़ा सा रेलेवेंट डाटा मैं आपको दे दूंगा। अब क्या करना है, आपको पता है कि यहाँ पर लेक से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको जो लेक्स वाला जो पोर्शन है उसका रिवीजन कर लीजिए, जो आपके अपने नोट्स हैं, और यहां से भी थोड़ा बहुत रिवीजन कर लीजिए आज के आज ही। ज्योग्राफी चला है तो ज्योग्राफी अपनी कंप्लीट कर दीजिएगा तब तक के लिए। कोडाईकनाल has 154 years old artificial built lake, कोलेरू लेक situated in आंध्र प्रदेश। कहां पर है? कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में। कोडाईकनाल आपको यहां पर दिख रहा है। इसी के साथ में ही एक इंपॉर्टेंट डाटा याद रखना है कि कोडाईकनाल लेक के साथ इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी है। तो यहां से आपको दो चीज याद रहेगी कि इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहां पर है और कोडाईकनाल लेक कहां पर है। डन। देन वी हैव जो कोलेरू लेक हमने पढ़ा था ऊपर, जो सेकंड ऑप्शन था, तो वो है आपका आंध्र प्रदेश में, लोकेटेड इन द डेल्टास ऑफ द कृष्णा एंड द गोदावरी रिवर इन द कृष्णा एंड गोदावरी डिस्ट्रिक्ट। चलो, किसके बीच में है? कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स के डेल्टास के बीच में ही जो कोलेरू लेक है। आपको अगर मैप में मैं दिखाऊं, कहां गया मैप इसका? अच्छा, मैप नहीं था, ऊपर था शायद, है ना? जी था इधर। ये हो गया आपका कोलेरू लेक इन आंध्र प्रदेश, कोलेरू लेक। और जो दूसरी है वो यहां पर है, तमिलनाडु में है, कोडाईकनाल लेक। नैनीताल इज सिचुएटेड इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज विद द पियर शेप्ड नैनी लेक एट इट्स सेंटर। एंड रेणुका लेक जो कि आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, SIRMAUR, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है, और गॉडेस रेणुका के नाम से इसका नाम पड़ा हुआ है। आपको पता है कि इसकी शेप कैसी है, तो लेडी के रूप में आपको ये शेप दिखती है। देन वी हैव थोड़ा सा और डाटा। टाइप्स ऑफ लेक्स, कौन कौन तरीके की लेक्स होती हैं? फर्स्ट वी हैव टेक्टोनिक लेक्स, टेक्टोनिक एक्टिविटीज से बनी हुई है। और इसी में आपका टेक्टोनिक लेक्स में कौन सी आती हैं? जो अभी हमने पढ़ा, नैनीताल लेक। ताकि आपका यहां से रिवीजन हो जाए। देन वी हैव क्रेटर लेक्स। क्रेटर क्या होता है? ज्वालामुखी के फटने के बाद। देन वी हैव दिस इज लुनार लेक ऑफ बुलदवाना इन महाराष्ट्र। ग्लेशियर लेक, गंगुबुल लेक इन कश्मीर। फ्लूवियल लेक्स, देन वी हैव एओलियन लेक्स, डिसोल्यूशन लेक्स, लैंडस्लाइड लेक एंड लेगून लेक्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार ये एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी, फॉर एग्जांपल लेगून लेक है, ये कह दिया, तो सबसे बड़ी लेगून लेक कौन सी है? आपको पता है कि चिल्का लेक इन ओडिशा इज लार्जेस्ट लेगून लेक। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी फ्लूवियल लेक है या ग्लेशियल लेक है। तो आपको ये वाला डाटा भी पता होना चाहिए। जो आपके नोट्स हैं उसमें ये चीज भी ऐड कर दीजिएगा। हो सकता है आपने ये चीज उसमें ऐड ना की हो, आपने अभी तक सिर्फ लेक्स लिखा हो कि ये लेक कहां पर है, ये वाली कहां पर, ये लेक कहां पर है, वो किस तरीके की लेक है ये मेंशन कर दीजिएगा, ये ऐड ऑन कर दीजिएगा उसमें। देन वी हैव सेकंड क्वेश्चन। बताइए जरा, देखिए पहले फिर बताइए। थोड़ा सा मैं इसको इधर करता हूं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखिए, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है। अगर आपने इसको बड़े ध्यान से पढ़ा तो आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें एक ये भी है कि अगर कोई बाकी के लोग आंसर दे रहे हैं, आप उसका ऑब्वियसली बात है कि आप देख भी रहे होंगे, आप देख रहे हैं, लेकिन आपको उसके वे में नहीं जाना है कि जैसा उसने कहा है आप भी वैसा ही कहेंगे। स्कूल में क्या होता था कि अरे सर एक ने कह दिया तो सारे के सारे वैसा ही कह देंगे, क्योंकि हो सकता है वो ठीक हो। यहां पर आप अपना तुक्का चलाइए, आपको कोई नहीं देख रहा है, जो आपको ठीक लगता है वो आप कहो, ताकि एग्जाम पॉइंट जब एग्जाम आए तब तक आपको वो चीज याद रहे कि मैंने उस वक्त गलत कहा था। अगर आपने किसी दूसरे के आंसर के साथ अपना आंसर मिला दिया कि हाँ हाँ इसने वैसा कहा है, हम सारे ऐसे ही कह देते हैं, तो क्या होगा? एग्जाम में आते आते वहां पर तो कोई नहीं मिलेगा, वहां तो अपना ही तुक्का लगाना पड़ेगा। जब अपने तरीके से तुक्का लगाएंगे तो वो गलत ही होगा। इसलिए जो आपके मन में आता है कुछ लॉजिक लगा करके, तो वो आप कह दीजिए। 1 and 3, मे बी वन ओनली। क्वेश्चन तो सभी को समझ आ ही गया होगा, हम बताते रहिए आप उतने में।
पहली स्टेटमेंट ये कह रहा है कि द बैरन आइलैंड वॉल्केनो इज एन एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी। ठीक है, बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। पहली स्टेटमेंट ये हो गई। दूसरी स्टेटमेंट है कि बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द ग्रेट निकोबार। ये स्टेटमेंट थोड़ी सी टफ है, ये स्टेटमेंट थोड़ी सी टफ है। थर्ड स्टेटमेंट, वी हैव द लास्ट टाइम the Barren Island volcano erupted was in 1991 and it has remained inactive since then। तो ये तब से लेकर के 1991 में पिछली बार उद्धार नहीं हो सकता है और था कुछ यहाँ पर एक्टिव था, उसके बाद ये निष्क्रिय बना हुआ है। यहां पर देखो, पहली और लास्ट स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है, आंसर आपका आ जाएगा। कैसे? यूपीएससी में ये वाला क्वेश्चन जो था वो इजी क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप पहली और तीसरी स्टेटमेंट को देखें तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। पहला ये कह रहा है कि ये इंडियन टेरिटरी में एक वॉल्केनो है जो कि एक्टिव है, एक्टिव वॉल्केनो है, लेकिन यहां पर ये कह रहा है कि ये इनएक्टिव है। यहां पर इसने कहा कि एक्टिव है और यहां पर इसने कहा कि इनएक्टिव है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट हो गई। दो चीजें यहां पर कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, या तो पहली ठीक होगी या तो तीसरी ठीक होगी, दो में से एक ठीक हो सकती है, दोनों ठीक नहीं हो सकती है। यानी कि पहली और तीसरी तो ठीक ही नहीं हो सकती है, पहली और तीसरी ठीक ही नहीं हो सकती है, क्योंकि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है। ये ऊपर वाला कह रहा है कि ये तो एक्टिव वॉल्केनो है, अब ये कह रहा है कि इनएक्टिव है, तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट ठीक ही नहीं हो सकती हैं। तो 1 एंड 3 तो आपका गलत हो गया। 1 एंड 3 ये वाला जो था ये तो आपका गलत ही हो गया। अगर आपको ये पता है, अगर आपको बीच वाली स्टेटमेंट पता नहीं है, ये वाली 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द ग्रेट निकोबार, अगर ये स्टेटमेंट आपको पता नहीं है, लेकिन आपको इतना पता है कि बैरन आइलैंड जो है, जो वॉल्केनो है, वो भारत की टेरिटरी में आता है, अगर आपको ये पता है तो आपका आंसर आ गया। आपको बीच वाली स्टेटमेंट की जरूरत ही नहीं है। कैसे करके? अब जब आपको ये पता है कि बैरन आइलैंड वॉल्केनो इज एन एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी, ये अभी पहले ही आपका हाल ही में ही एक्टिव हुआ था। 2018 का क्वेश्चन है, 17 में भी हुआ, तो 5 में भी हुआ, तो उससे पहले भी हुआ था। तो बैरन आइलैंड वॉल्केनो इज एन एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी, जो कि एक एकमात्र ऐसा एक्टिव वॉल्केनो है जो भारत की टेरिटरी में स्थित है, एक्टिव वॉल्केनो है। आपको पता है कि एक्टिव क्या होता है, डोरमेंट क्या होता है ना? तो पहली स्टेटमेंट जब ठीक हो गई, जब पहली स्टेटमेंट ठीक हो गई, यानी कि तीसरी स्टेटमेंट गलत है। तो जब तीसरी स्टेटमेंट गलत है तो आपका ये वाला खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया, जिसके साथ 3 लगा हुआ है वो स्टेटमेंट खत्म हो गई। आपके पास आंसर ऑटोमेटिकली आ गया ए। तो ये था जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आता था, वो क्वेश्चन आपने कर दिया, क्योंकि दूसरी स्टेटमेंट आपने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि ये डिफिकल्ट थी। और ये यूपीएससी ने डाल के की थी ऐसी स्टेटमेंट कि भैया हम थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे बाकियों को कि ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में, कहां पर है, जबकि इस स्टेटमेंट को पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। आपके पास आंसर बिना पढ़े ही आ सकता था। डन। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। बैरन आइलैंड वॉल्केनो बिकम एक्टिव अगेन मार्च 1991, 2017 में हुआ, अलग अलग जगह पर दिया हुआ, लेकिन ये एक्टिव वॉल्केनो है जो इंडियन टेरिटरी में स्थित है। A second phase of eruption started in 1995, so it means third statement is wrong. By elimination, we have the answer A only. तो एलिमिनेशन के कारण ये है, और बाकी इनके बीच का डिस्टेंस देखें तो 583 किलोमीटर है, लेकिन थोड़ा सा ये कर पाना इसको मुश्किल है कि किधर को स्थित है ना? ऊपर, एक मिनट, लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई। ओके, नॉर्थ साउथ आपको दिख रहा है, लेकिन आपको क्या दिख रहा है, इधर को नहीं दिख रहा है, जहां पर यहाँ कहा गया ईस्ट में कहा गया था, ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार। Okay, Barren Island is merely an island located in the Andaman Sea, dominated by Barren volcano, the only active volcano in India। क्या कहा गया है? The only active volcano in India। ज्वालामुखी जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, वो जो भारत की टेरिटरी में स्थित है। दूसरा जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, नारकोंडम आइलैंड, यहाँ पर भी है, लेकिन ये एक्टिव नहीं है। बैरन आइलैंड यहाँ पर आपको दिख रहा है, कौन से? अंडमान सी में। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा इसका।
ये बीच में लैग हो रहा है क्या? लैग हो रहा है? ओके ओके, मुझे थोड़ा सा लगा था। तो वॉल्केनोज इन इंडिया, बैरन आइलैंड है, अंडमान आइलैंड में ओनली एक्टिव, बाकी है नारकोंडम है, बारातांग है, डेक्कन ट्रैप्स है। ये डेक्कन ट्रैप्स जो है, अब आपको पता होना चाहिए कि डेक्कन ट्रैप्स वॉल्केनोज कितनी तरह के होते हैं, जाकर के देखिएगा टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज, कौन कौन तरीके तरह के वॉल्केनोज होते हैं, उनको भी देखिएगा साथ साथ में, आज ही देखना है वो। ठीक है, ठीक है। महाराष्ट्र, दिंदोधार हिल्स इन गुजरात, धोसी हिल्स इन हरियाणा। तो ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि बाकी के भी हैं, लेकिन वो या तो खत्म हो चुके हैं या तो फिर आपका डॉर्मेंट वॉल्केनो, डॉर्मेंट भी नहीं है, ये तो खत्म ही हो चुके, एक्सटेंट है ये ओनली एक्टिव वॉल्केनो है, 3 तरह के। ओके, देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन जो एचएएस में पूछा गया था, क्योंकि यहां पर हम वॉल्केनोज की बात कर रहे थे, तो 2018 में वॉल्केनो से रिलेटेड एचएएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था, और एचएएस में वॉल्केनो से रिलेटेड क्वेश्चन था, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एक्टिव वॉल्केनो, इनमें से किसमें सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या सबसे अधिक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसा कि छोटे एग्जाम में पूछा जाता है। 2018 तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एचएएस में, वो बिल्कुल सिंपल तरीके से पूछे गए हैं, उसमें कोई बहुत उतार चढ़ाव नहीं किए गए हैं। ठीक है, we have Alaska, Aleutian Highlands and Hawaiian Island and Iceland, 3 ऑप्शन है हमारे पास। दिमाग में ये चीज रखनी है कि कौन सा इनमें से पोर्शन, आपको पता है कि अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो वर्ल्ड मैप में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी कौन से क्षेत्र में देखने को मिलते हैं पूरे वर्ल्ड मैप में? हवाईयन आइलैंड, जापान, हाँ, रिंग ऑफ फायर। तो अब ये देखना है कि उसमें से ये इसमें कौन सा पोर्शन वहां पर है, कौन सा पोर्शन है वहां पर। 3 तो सभी ने बता दिया। इनमें से कौन सा पोर्शन इसमें पड़ता है, रिंग ऑफ फायर में पड़ता है? क्या जो हवाईयन आइलैंड है वो रिंग ऑफ फायर में है? अब वर्ल्ड मैप थोड़ा सा याद कीजिएगा। आज क्या करना है, अब और काम क्या करना है, लिखते रहना साथ साथ में, क्योंकि आप चीजें भूल जाएंगे। जहां पर आपके नोट्स बना रहे हैं या कहीं पर बने हुए हैं आपके नोट्स, साइड में लिखो कि आपको क्या क्या करना है। अभी वर्ल्ड मैप आपको देखना है, वॉल्केनोज आपको देखने हैं, जो भी चीज आपको देखनी है, लेक्स आपको देखनी है, तो वो आप साथ में लिखते जाओ साइड में, भूल जाएंगे बात तक, लास्ट तक नहीं। चलिए, तो ये रहा आपका रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर में अगर आप देखें, ये पैसिफिक ओशन में है और यहां पर दिख रही है आपको एलुशियन ट्रेंच। ज्यादातर जो ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं, जो सक्रिय हैं, एक्टिव वॉल्केनोज हैं, या सिर्फ हम कहें वॉल्केनोज ही हैं, जहां पर और अर्थक्वेक भी जहां पर सबसे ज्यादा आते हैं, तो वो आपका ये वाला पोर्शन हो गया है। बहुत सारी प्लेट्स जो है, मेजर और माइनर प्लेट्स जो है, आपस में यहाँ पर टकराती हैं। हिमालयाज की ओर देखें तो वहां पर आपको कैसे मिल रही हैं, 2 कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है आपस में टकरा रही हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कौन कौन सी प्लेट्स मिल रही हैं आपकी? एक तो आपका ओशनिक प्लेट्स मिल रही हैं, और ओशनिक प्लेट किसके साथ? कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ। तो यहां पर किस चीज का फॉर्मेशन होता है? जब ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से मिलती है तो आपका वॉल्केनोज का फॉर्मेशन होता है। और इस वाली बेल्ट में आप देख रहे हैं कि एक तरफ ओशन है और एक तरफ क्या है, एक तरफ आपका कॉन्टिनेंट है। तो ये आपस में मिल करके एक सबडाइड होगी, एक नीचे चली जाएगी, एक ऊपर चली जाएगी, यहाँ पर वॉल्केनोज का फॉर्मेशन होगा। तो वैसा ही यहाँ पर भी हो रहा है। तो इस वाले रीजन में आप देखें तो सबसे ज्यादा ज्वालामुखी सक्रिय हैं और सबसे ज्यादा अर्थक्वेक भी इसी में आते हैं। लेकिन इसका जो आंसर है वो है आपका, जो आपने अभी कहा था वो नहीं है, एलुशियन ट्रेंच।
क्योंकि वो यहां पर है आपका ये वाला, वहां पर ये है, ये हो गया आपका एलुशियन, ये सारा के सारे एलुशियन आइलैंड्स यहां तक। वहां पर तो आपके हवाईयन आइलैंड में 4 से 5 है, जैसे ये हो गया माउना लोआव हो गया जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो है ये वाला। बाकी आपका माउना कियो है, ये नाम है, तो ये याद नहीं रखने हैं। और हाल ही में ये वाला रिसेंटली न्यूज में था उस वक्त 2018 में, काइलियो volcano, also called Mount Kailio, is located in Hawaiian Volcanoes National Park on the southern eastern part of the island of Hawaii in USA। और ये कैसा है, एक कल्डेरा है। और ये कल्डेरा क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। कल्डेरा क्या होता है, एक जो डिप्रेशन बन जाता है वॉल्केनो के ऊपर, है ना, मान लीजिए ये डिप्रेशन बना हुआ है, ये वॉल्केनो है नीचे को और ये डिप्रेशन बना हुआ है ऊपर, तो उसे क्या कहते हैं, कल्डेरा। जैसे कि कल्डेरा लेक्स होती हैं। और ये रहा आपका हवाईयन आइलैंड, यहां पर दिख रहा है छोटा छोटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ, और इधर को आपका। लेकिन अगर हम बात करें रिंग ऑफ फायर की, तो वो रिंग ऑफ फायर इधर नहीं है, वो किधर है, वो इधर है, यहां को है वो, ये नहीं है, ये रिंग ऑफ फायर में नहीं आता है। देन वी हैव आइसलैंड जो आपका मैप में था। आइसलैंड में भी वॉल्केनोज हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पर वॉल्केनोज नहीं है, लेकिन उसमें से जो ज्यादातर वॉल्केनोज हैं वो या तो आपके डोरमेंट है या तो आपके एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। नॉट इरप्टेड फॉर मोर देन 10,000 years एंड आर नॉट एक्सपेक्टेड टू इरप्ट अगेन। ज्यादातर उसमें से जो डोरमेंट है। नेक्स्ट यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी से ही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये भी उस वक्त न्यूज में था। उस वक्त क्या हुआ कि कोल माइंस को, ये नॉन कोल माइंस जो थी, इनको अलॉट किया गया, 54 आई थिंक इतनी थी कुछ, तो इनको अलॉट किया गया अलग अलग कंपनीज के लिए। तो यहां पर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आ गया। इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस। राजस्थान हैज आयरन ओर माइंस। यहां पर क्या कर दिया, क्वेश्चन तो ये था जो न्यूज में था, लेकिन साथ साथ में आपको ये भी पूछ दिया गया कि अब गोल्ड माइंस कहां पर है और आयरन ओर माइंस कहां पर है। तो आपको क्या देखना पड़ेगा, जो अलग अलग माइंस हैं या जो मिनरल्स हैं वो कहां पर ज्यादातर पाए जाते हैं, आपको अब ये देखना है। तो यहां पर ध्यान से देखिए कौन सी स्टेटमेंट आपको ज्यादा, एक भी कोई स्टेटमेंट आपको लगती है कि वो ठीक है तो आपके लिए वो ठीक है, यानी कि उससे क्वेश्चन आने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। फिर आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस। आंध्र प्रदेश और झारखंड में गोल्ड माइंस नहीं है। और राजस्थान हैज आयरन ओर माइंस, 3 ओनली। बताइए बताइए थोड़ा सा लॉजिक लगा करके। हाँ, बाकी के लोग भी देखिए जरा कौन सा लग रहा है आपको। इन इंडिया स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस, 3 में बी। 3 यानी कि 1 एंड 3 अगर कह रहे हैं आप तो इसका मतलब है दूसरी स्टेटमेंट गलत है। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड हैव गोल्ड माइंस, ऐसा होना चाहिए यहाँ पर, है ना। डांस देख लिया, जिसने अभी नहीं देखा होगा वो बाद से देख लें। डी भी कह रहे हैं 3 ओनली। 3 ओनली का मतलब है कि राजस्थान में और माइंस है, आयरन और माइंस है। तो इसमें से जो पहली स्टेटमेंट है, जो ये वाली स्टेटमेंट है, ये गलत है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। उस वक्त क्या हुआ, नॉन कोल माइंस की शक्तियां उनके पास है, अगर सिर्फ कोल माइंस की आए तो शक्तियां नहीं है, वो सेंटर के पास है। नॉन कोल माइंस की अगर बात की, इसीलिए यहां पर इसको हाईलाइट किया गया कि डू नॉट हैव द पावर टू ऑक्शन नॉन कोल माइंस, लेकिन कोल माइंस की उनके पास शक्तियां सेंटर के पास है, नॉन कोल माइंस की शक्तियां इनके पास है, यानी कि पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। अगर पहली स्टेटमेंट ही गलत हो गई तो आपकी ये गलत हो गया, आपका ये गलत हो गया, संभावना रह गई या तो आपका दूसरा होगा या तो आपका डी होगा, या तो बी है या तो डी है, या तो अब दूसरा है या तो तीसरा है। पहला तो गलत ही हो गया। आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस। अब 50-50 है,
कहां पर आप तुक्का लगाना चाहते हैं? लगाइए जरा तुक्का, कितने लोगों का तुक्का लग सकता है? हाँ, कितने लोग कह रहे हैं कि बी है? हाथ खड़े करो, क्यों लिखने में आपको ज्यादा समझ आएगा। कितने कह रहे हैं कि बी है इसका आंसर? 5। जो कह रहे हैं कि डी है आंसर, हाथ खड़े करो। 2, 4, 5, 6, 7। 7 जने हैं। और बाकी के लोग? As per the new mining laws, Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Act 2015, which came into effect from January 2015, the non-coal mines have to be auctioned by the respective state governments. इसलिए पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी कि उनके पास नॉन कोल माइंस को ऑक्शन करने की पावर है स्टेट के पास। देन वी हैव आंध्र प्रदेश, gold mines are found in Ramagiri in Anantpur district, and Jharkhand has both alluvial and native gold. यहाँ का alluvial भी gold है और native gold भी है। यहाँ पर स्टेटमेंट क्या कही गई थी कि आंध्र प्रदेश एंड झारखंड डू नॉट हैव गोल्ड माइंस। तो वहां पर गोल्ड माइंस आंध्र प्रदेश में है, यहां पर गोल्ड माइंस। द लार्जेस्ट गोल्ड ओर, अब इसको क्या हो गया? The largest gold ore primarily are located in Bihar, followed by Rajasthan and Karnataka, West Bengal and Andhra Pradesh. Hematite and magnetite are most important iron ore in India. Resources of hematite are spread in Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Madhya Pradesh, Meghalaya, Rajasthan and Uttar Pradesh. ठीक है, तो पहली गलत है, दूसरी भी गलत है ना? तीसरी ठीक है। तो आंध्र प्रदेश और झारखंड में गोल्ड माइंस हैं, आंध्र प्रदेश और झारखंड में गोल्ड माइंस हैं, और राजस्थान में भी आयरन ओर हैं। लेकिन यहां पर कहा है डू नॉट हैव, तो इसलिए दूसरी स्टेटमेंट भी गलत हो गई, पहली स्टेटमेंट भी गलत हो गई। आपका आंसर है ये ओनली 3, राजस्थान हैज आयरन ओर माइंस। अब ये हेमेटाइट और मैग्नेटाइट क्या होता है, इनके बारे में पढ़िएगा, आयरन ओर के बारे में पढ़िएगा आज जो पढ़ना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, जो एचएस में पूछा गया, एचएस 2018 में, एचएस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। कोरापुट हैज रिच डिपॉजिट्स ऑफ बॉक्साइट, कॉपर, आयरन ओर एंड माइका या अभ्रक। तो कौन? बॉक्साइट, तांबा, लोह अयस्क या अभ्रक, इसमें से कौन सा आंसर इसका हो सकता है? बताइए बताइए। पहली स्टेटमेंट आप नॉन कोल माइन सर्च कर लीजिएगा, है ना, फर्स्ट में सर्च करिएगा, नॉन कोल माइंस आपके सामने आ जाएंगी। बताइए बताइए। बाकी के लोग क्या नींद सो तो नहीं गए हैं? हाँ, ये एचएस में आया है 2018 में, क्योंकि यहां पर हम पढ़ रहे थे, आयरन ओर के बारे में पढ़ रहे थे, गोल्ड माइंस के बारे में पढ़ रहे थे, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन भी यहां पर डाल दिया, 2018 में पूछा गया था। और ये कोरापुट है कहां पर? ये है कहां पर? चलो, द प्रिंसिपल इकोनॉमिक मिनरल डिपॉजिट ऑफ द कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आर लाइमस्टोन, ये कहां पर है? ओडिशा में है। लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट, लाइमस्टोन एंड बॉक्साइट। कोरापुट जिले के प्रमुख आर्थिक खनिज भंडार चूना पत्थर और बॉक्साइट हैं। वेरी गुड। ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया। तो क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि यहां पर लार्जेस्ट डिपॉजिट्स हैं बॉक्साइट के। अगर मान लीजिए कहीं पर लार्जेस्ट डिपॉजिट्स हैं आयरन के, तो आपको पूछा जाएगा कि कहां पर है, जो वो स्टेट है उस स्टेट में भी कहां पर है, ऐसा आपको इनडायरेक्टली पूछा जाता है। तो यहां से क्वेश्चन ये आ गया, लोहारदगा झारखंड इज रिच इन बॉक्साइट डिपॉजिट्स, और कहां कहां पर बॉक्साइट के डिपॉजिट्स हैं वो यहां पर लिखा गया है। अमरकंटक प्लेटो हैज रिच डिपॉजिट्स ऑफ बॉक्साइट इन छत्तीसगढ़। अगर झारखंड की बात करें
तो आपका लोहारदगा, झारखंड में लोहारदगा, छत्तीसगढ़ में कहां पर है, अमरकंटक प्लेटो में, मध्य प्रदेश में है कटनी जबलपुर एरिया में एंड बालाघाट एरिया में। अगर बात की जाए महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में थाने हैं, कोलाबा है, रत्नागिरी है, सतारा है, पुणे है एंड कोल्हापुर है। तो इन सभी पर थोड़ा सा बना दीजिएगा। मान लीजिए इस तरीके से आपने लिख दिया, इस साइड आपने लिख दिया झारखंड में, बॉक्साइट डिपॉजिट झारखंड में कहां पर है, तो लोहारदगा। और वैसे ही आपने यहां पर लिख दिया छत्तीसगढ़ में कहां पर है, तो अमरकंटक प्लेटो। नोट्स में साइड में ये लिखा होना चाहिए, ये वाले जो इंफॉर्मेशन है हिंदी वालों के लिए वहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, among the following cities which lies on the longitude closest to that of the Delhi, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर में स्थित है। अब देशांतर क्या हुआ, लॉन्गिट्यूड पूछ रहा है, लैटिट्यूड नहीं पूछ रहा है। लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, ये होगी आपकी लेटी हुई रेखाएं, ऐसी होती है लेटी हुई रेखाएं, इसे कहते हैं लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का मतलब हुआ ये जो नीचे को रेखाएं होती हैं। तो दिल्ली के समीप इनमें से कौन सा आता है, ये आपका दिल्ली हो गया, ठीक है, ये आपका दिल्ली हो गया। अब दिल्ली के समीप कौन सा देशांतर इन सब के नजदीक है, क्लोजेस्ट बेंगलुरु है, हैदराबाद है, नागपुर है, पुणे है। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए तो डिफिकल्ट ही है। ऐसा क्वेश्चन पहले ही पूछा गया है, ये तो यूपीएससी का है, एचएस में पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन। अब क्या होता है, हाल ही में अगर देखें हम, यूपीएससी का भी ट्रेंड, एचएस का ट्रेंड ऐसा हो गया है कि नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, देखिए कौन सा ये है, हिल्स कौन कौन से है नॉर्थ से साउथ, या आपकी रिवर्स कौन सी है नॉर्थ से साउथ, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको वैसे भी याद रखना पड़ेगा। तो जिसने अभी तक ये पढ़ा ही नहीं है, जिसने मैपिंग अभी तक पढ़ी नहीं है, उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैंने आपसे कहा था कि हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, 5-5 मिनट 10-10 मिनट सुबह के आप मैपिंग करते रहिए, मैप पढ़ते रहिए, ताकि आपकी चीजें और ज्यादा क्लियर हो। अब पता नहीं कितने लोगों ने की होगी, अब जिसने ये पढ़ा है, जिसने जो मैपिंग करेगा, तो उसे पता है कि बेंगलुरु कहाँ पर है, हैदराबाद कहाँ पर है, नागपुर कहाँ पर है, पुणे कहाँ पर है। अगर मैं आपको मैप दिखा दूंगा तो आप सीधे ही बता देंगे। फिर तो दिल्ली है, दिल्ली से आप एक लॉन्गिट्यूड खींच लीजिए, एक सीधी लाइन आपने खींच ली यहां पर। अब देखिए कि इसके नजदीक कौन कौन सा, हमारे पास ऑप्शन में है बेंगलुरु, ये दिख रहा है आपको, आपके पास ऑप्शन में है हैदराबाद, आपके पास ऑप्शन में है पुणे, और आपके पास ऑप्शन में है नागपुर। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है। सारे आपको कहां पर दिख, सबसे दूर तो आपको बिल्कुल पुणे दिख रहा है, महाराष्ट्र पुणे। तो दिल्ली का लॉन्गिट्यूड इससे कनेक्ट तो नहीं हो सकता है, पुणे आप नेग्लेक्ट कर सकते थे, नागपुर भी आप कर सकते थे। नागपुर किसके लिए फेमस है बताइए, हैदराबाद और बेंगलुरु जो है वो थोड़े से नजदीक नजदीक हैं, लेकिन इसमें अगर डायरेक्टली देखा जाए सबसे नजदीक तो वो आपका बेंगलुरु है, ऑरेंज, ठीक है। सबसे नजदीक कौन सा है, बेंगलुरु है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या करना है आपने, थोड़ा सा देख लीजिएगा कि इसको, इसी क्वेश्चन को बेशक याद रख लीजिएगा, इसी क्वेश्चन को ही, इसी मैप को आप याद रख लीजिए कि कौन सा जो कौन सी सिटीज जो है वो कितनी दूर है, लगभग कितनी दूर है, ताकि आपको इतना तो आइडिया हो एटलीस्ट जब तक एग्जाम पहुंचे। नहीं तो आप तब तक समझाते रहेंगे कि भैया हाँ ठीक ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, एचएस में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इग्नियस रॉक्स हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। यहाँ पर मैंने सोचा कि 2018 के जो क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर खत्म कर देते हैं एचएस के। तो जो ऊपर हमने फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया की शुरू की थी, यहाँ पर हम वहां से थोड़ा सा अलग पहुंच चुके हैं, जो मॉर्फोलॉजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इग्नियस रॉक्स हैज द हाईएस्ट डेंसिटी, इसमें से कौन सी रॉक्स की डेंसिटी हाईएस्ट है। और ये मैं चीज आपको तब भी करवा चुका हूं जब हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे थे। इजी क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अब आपको यहां पर पता क्या होना चाहिए, आप जाइए रॉक्स वाले चैप्टर में, रॉक्स वाले फिर से रिवीजन करना है आज, उसका लाइटली नहीं लेना इस चीज को। देखिए कि इग्नियस रॉक्स क्या होती है।
पहले तो यही देखिए कि रॉक्स क्या होती हैं, फिर आप देखिए कि रॉक्स तीन तरीके की होती हैं, इग्नियस होती है, मेटामॉर्फिक होती है, सेडिमेंट्री होती है। इस तरीके की तीन तरीके की रॉक्स होती हैं। फिर आप देखिए कि इग्नियस रॉक्स भी दो तरीके की होती है। आपका एक इंट्रूसिव रॉक्स होती हैं, आपका एक एक्सट्रूसिव रॉक्स होती है। इंट्रूसिव का मतलब है जो जमीन के अंदर बनती है, एक्सट्रूसिव का मतलब है जो जमीन के बाहर बनती है। फिर आपका मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है। इग्नियस रॉक्स जो लावा से बनी हुई है, लावा अगर अंदर जम गया तो आपकी वो एक्सट्रूसिव इंट्रूसिव रॉक्स होगी, अगर बाहर जम गया तो एक्सट्रूसिव रॉक्स हो गई। सेडिमेंट्स इकट्ठे कर दिए तो सेडिमेंट्री रॉक्स हो गई। हीट और प्रेशर उस पर लगा दिया तो आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स बन गई। अब यहां से क्वेश्चन और भी आ जाता है कि इसका मेटामॉर्फिक रूप क्या होगा। कोई भी रॉक ले ली और उसका बता दिया कि मेटामॉर्फिक रूप क्या होगा इसका, स्लेट का क्या होगा, लाइमस्टोन का क्या होगा, सैंडस्टोन का क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर आप कह रहे हैं कि हाईएस्ट डेंसिटी जो है वो बेसाल्टिक रॉक्स की है, जो जमीन के अंदर पाई जाती है। ऑब्वियस सी बात है वहां पर है, लेकिन किसकी ज्यादा है किसकी कम है वो आपको याद रखना है। अब आपको ये रखना है याद, डेंसिटी ऑफ इग्नियस रॉक्स। जब आपको मिलेगा, ये पीडीएफ मिलेगी तो आपको वहां से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब इग्नियस रॉक्स में हम देखें, रियोलिथ 2.35 से लेकर के 2.70। अब आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है क्योंकि हमारे पास ये वाले ऑप्शन थे नहीं वहां पर। हमारे पास यहां पर सबसे ज्यादा दिख रहा है बेसाल्टिक रॉक्स 2.70 से 3.30। वैसे तो गैब्रो भी है लेकिन हमारे पास ऑप्शन में ये था नहीं, ये ऑप्शन में था नहीं वहां पर। एंडेसाइटिक है, ग्रेनाइटिक रॉक्स है। तो ये है डेंसिटी ऑफ इग्नियस रॉक्स। तो डेंसिटी वाइज भी इसको याद रखें, एग्जाम में ये भी पूछा गया है और यूपीएससी में नहीं एचएएस में पूछा गया है। वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। सेडिमेंट्री में भी आपका केमिकल है, बायोलॉजिकल है, प्लास्टिक है या आपका फिजिकल हो गया। देन वी हैव इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव होगी एक्सट्रूसिव होगी। इंट्रूसिव रॉक्स में कौन सी आती है और एक्सट्रूसिव रॉक्स में कौन सी आती है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि रॉक सिस्टम में इग्नियस रॉक्स में कौन सी एक्सक्लूसिव रॉक्स है जो जमीन के अंदर है और कौन सी एक्सक्लूसिव रॉक्स है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। फॉइलेटेड है, नॉन फॉइलेटेड है, स्लेट हो गया, शिस्ट हो गया, नीस हो गए, क्वार्ट्जाइट, मार्बल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर जाकर के आपको कहां पर जाना है, रॉक्स वाले चैप्टर में। वी हैव इग्नियस रॉक्स एंड वी हैव मेटामॉर्फिक रॉक्स। क्योंकि सेडिमेंट्री तो आपको ज्यादातर पता ही है, इसमें से भी जो पूछा जाता है स्लेट है, शिस्ट है, क्वार्ट्जाइट है, नीस है, एंथ्रेसाइट है एंड मार्बल है। ये एग्जाम में पूछे गए अभी तक। देन वी हैव बेसाल्टिक रॉक्स, ऑब्सिडियन रॉक्स जो पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। ग्रेनाइटिक रॉक्स, गैब्रो, डायोराइट, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो देखने को मिलती है हमें एग्जाम में कि ये वाली रॉक्स कौन सी रॉक है, क्या मेटामॉर्फिक रॉक है या फिर आपकी इग्नियस रॉक्स है। ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स में आ गई। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स में जो सेडिमेंट है उनके आधार पर उनके नाम है। जैसे क्ले है, अब क्ले का साइज क्या होगा, सिल्ट का साइज क्या होगा, ग्रेनुअल का, पेबल का, कोबल का और बोल्डर का साइज क्या होगा। तो इस साइज से भी क्वेश्चन आए हैं एचएस में। देन वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब 2018 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया कि इग्नियस रॉक्स जो अब पहला था वहां पर पूछा गया डेंसिटी, कि इग्नियस रॉक्स में से किस रॉक की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो वहां पर ये पूछा गया, यानी कि रॉक सिस्टम से ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो था एचएस 2018 में, वो आपका ये वाला हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब जब ये पूछा गया है तो इसका मतलब ये है कि ये कौन सा कहां से आ गया है, मेटामॉर्फिक से। पहले इग्नियस रॉक सिस्टम से था, अब मेटामॉर्फिक से क्वेश्चन पूछा गया है ना। देखो जरा कुछ आता है तो। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए ये गलत हो रहा है, मान लीजिए गलत हो रहा है, तो गलत होने की संभावना हो सकती है, लेकिन क्यों गलत हो रहा है ये चीज देखिए आप।
अगर गलत हो रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोचिए कि गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि आप तो पढ़ चुके हैं इसको, आपने तो पहले ही पढ़ रखा है ना, इतनी पढ़ाई तो आपने कर दी है कि मेटामॉर्फिक रॉक सिस्टम आपको पता होगा, इग्नियस रॉक सिस्टम आपको पता है, लेकिन फिर भी ये गलत हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो रिवीजन है वो प्रॉपरली नहीं हुआ है। ये चेक पॉइंट है आपके लिए, चेक कीजिए कहां पर हैं आप। चलो, तो स्लेट इज अ फाइन ग्रेन्ड पॉइलेटेड होमोजीनियस मेटामॉर्फिक रॉक। स्लेट एक महीन दाने वाली पत्तेदार सजातीय मेटामॉर्फिक चट्टान है, derived from the original shell type sedimentary rock composed of clay and volcanic ash through the low grade regional metamorphism. It is the finest चलो इसको यहाँ पर रहने देते हैं। sandstone is a classic sedimentary rock composed, sandstone आपको पता है वो कैसी है, sedimentary rock है। तो यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है, ग्रेनाइट पहले दिया गया है, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट पर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, यू विल गेट नीस, जो आपका मेटामॉर्फिक फॉर्म होगा, क्योंकि इग्नियस रॉक्स पर आप हीट और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती हैं। तो वैसा ही क्ले और शेल पर जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है बन जाता है शिस्ट। वी हैव सैंडस्टोन, इग्नियस रॉक्स, हीट अप्लाई करेंगे तो क्वार्टजाइट आपके पास मिल जाएगा। क्ले एंड शेल, हीट अप्लाई करेंगे, ऊपर प्रेशर था यहां हीट है, देन वी हैव स्लेट और राइलाइट। फिर आपका कोल हो गया, हीट अप्लाई करेंगे, एंथ्रेसाइट और ग्रेफाइट। कोल, हीट एंड प्रेशर, यहां पर हीट था यहां पर हीट एंड प्रेशर, देन वी हैव डायमंड। लाइमस्टोन, हीट अप्लाई करेंगे यू विल गेट मार्बल। तो आपको पता होना चाहिए कि इग्नियस रॉक्स कौन सी हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी हैं। इग्नियस रॉक्स का मेटामॉर्फिक फॉर्म, इग्नियस रॉक्स का मेटामॉर्फिक फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से देखिए जिसका गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है चेक कीजिए। क्वेश्चन यहां से बनता है तो इसको ध्यान रखिए, मेटामॉर्फिक फॉर्म कौन सा है, रट्टा मारो कुछ भी करो लेकिन याद करो, अपने टेबल के सामने रखो चिपका करके कि इसका मेटामॉर्फिक फॉर्म कौन सा हो सकता है, एग्जाम तक याद हो जाना चाहिए। अच्छा इतना ही था, हाँ। तो आज तो हमने सिर्फ बेसिक बेसिक किया, थोड़े से क्वेश्चन किए, ज्यादा क्वेश्चन हमने किया नहीं, क्योंकि पहले ही लेक्चर में इतने ज्यादा क्वेश्चन कर लेते तो जो 18 में से भी 15 बच्चे हुए हैं तो 15 भी नहीं होते अभी तक, है ना। तो जैसे मैंने कहा है कि कल तक 15 भी नहीं होंगे, कल तक 12 तक संभावना है मुझे कितने हो जाए, मैं चाहता नहीं हूं कि 12 हो, लेकिन हो जाएंगे वो, है ना। तो इसीलिए कल हम थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे, आज तो हमने कम क्वेश्चन किए हैं। पढ़ करके आइए, अभी हम 2018 के क्वेश्चन ही कर रहे हैं, हो सकता है आप अपने एंड से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको जो टॉपिक यहाँ पर चले हुए हैं उनका रिवीजन आपको करना है, बस इतनी सी बात है। आपको पता लग जाएगा कि कौन से सेक्शन में से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रिवीजन जहां पर हो रहा है उनको आप साथ में ही कीजिए, ठीक है। क्या कह रहे हैं 15, 15 ही क्या मतलब, पीडीएफ जो है आपके लिए भी अलग से ग्रुप बनेगा, अभी पहली पीडीएफ तो मैं आपको उसी ग्रुप में भेज देता हूं, बाकी आपके लिए अलग से ग्रुप बनेगा, बना हुआ भी शायद उसी में हम कर रहे हैं आपको, अलाइड एचएस के लिए बना हुआ था पहले ग्रुप, तो उसी में आपको ऐड कर देंगे शायद, लेकिन पीडीएफ अलग से आएगी। तो कल से रेगुलर रहें, क्लास में रहें, जोश के साथ रहें, सारे क्वेश्चन हमें करने हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हम करें हैं। पहले तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेंगे कवर, ताकि आइडिया हो जाए कि कौन से क्वेश्चन कौन से सेक्शन में से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद ही हम मूव करेंगे कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज के हो किसी के, चाहे कैसे भी क्वेश्चन हो, एक्सपेक्टेड क्या हो सकते हैं वो हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कवर कर लेते हैं 2018 के बाद वाले। डन। तो 5 साल के हम इसी में देखें तो बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं, वैसे करंट अफेयर को छोटे, क्यों करंट अफेयर तो हमने करना नहीं है, ठीक है। हाथ खड़े कीजिए जरा, कौन कौन क्लासेस में है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए कल मिलते हैं आपसे फिर, है ना। अभी के लिए आप रिवीजन कीजिए, अब अभी हो सके तो थोड़े बहुत योगा कर लीजिए, अभी जो उठ ही चुके हैं तो 5-10 मिनट योगा कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, क्योंकि उठ उठ तो गए ही हैं,
अच्छा कल नहीं, शाम को मिलेंगे, अच्छा हाँ हाँ। तो उठ गए हैं तो इसलिए योगा की शुरुआत भी आज से कर लीजिए। 5 से 10 मिनट आप उठ जाइए, बाहर बैठिए, फ्रेश हवा लीजिए, या फ्रेश हवा में थोड़ा बहुत घूमिए, ताकि दिमाग में, अब ऐसा नहीं है जो लाइब्रेरी में बैठे हैं उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ, या जो लाइब्रेरी के बाहर है उनके लिए भी, दिमाग में या शरीर में फ्रेश हवा का जाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आप योगा भी कीजिए थोड़ा बहुत, शुरुआत कर ही चुके हैं तो आप, नहीं तो आज तो उठना, वैसे थोड़ा सुबह ऐसा होता है, हमें सोचे थे बहुत चैलेंजिंग होगा, क्योंकि सुबह उठना ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन नींद तो बहुत जल्दी चली गई थी, 5 बजे उठ गए। फिर फिर से अलार्म देखा कि अभी तो 5 बजे हुए हैं, फिर 5:30 बजे, फिर 6 बजे, फिर 6:05 बजे। तो कल से भी अब तो उतना ही होगा। आई होप कि आप सभी भी जो पहले उठते थे उनके लिए तो नॉर्मल सी चीज़ है, जो नहीं उठते थे उनके लिए थोड़ा सा एबनॉर्मल है कि अब नहीं उठते थे, आज से उठना पड़ रहा है ना। तो उठ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ाई करते रहिए, बाकी एग्जाम तो हो ही जाएगा जो आने वाला है। सुबह से आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव से दूर रहिए, है ना, पॉजिटिविटी, शांत, एग्जाम हो जाएगा, आ जाएगा, और जब आएगा तो उसको तोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं फिर, है ना, पॉजिटिविटी के साथ में पढ़ाई शुरू, और पढ़ाई खत्म वैसे ही करनी है। अब ये नहीं सोचना है कि मुझे ये नहीं आया था, क्या होगा, बाकियों को आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको सब कुछ आता है और आपको बेहतर तरीके से आता है। बस आपने उस चीज को अभी उस तरीके से देखा नहीं है, जिस तरीके से बाकी के लोग देख रहे हैं, आपने उस तरीके से उस चीज को देखा नहीं है। वो नजरिया लाने की जरूरत है, आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, और आप में बहुत कैलिबर है, एक एक में बहुत कैलिबर है, हीरे हैं एक एक लोग। बस आपको देखना है कि किस तरीके से आपको प्रोसीड करना है, बाकी बहुत कुछ है आपके अंदर, बहुत कुछ कर सकते हैं आप सभी। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपको शाम को। ओके ओके ओके। ठीक है, ठीक। ओके।